बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने आपका यूनिट जो डिस्कस करना है उसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है। आइए अपना काम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का काम शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इस लेक्चर में करना क्या है। कुल मिला के तकरीबन 3 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करनी है, कि जिसमें सबसे पहला है पी-एन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है पी-एन जंक्शन यूज्ड एज अ रेक्टिफायर यानी रेक्टिफिकेशन, और तीसरा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हम जो अपना यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं या जो शुरू करने जा रहे हैं या जिस पे आज का लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स में से पास होने वाले करंट के बारे में पढ़ते हैं, या इसकी एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन के लिहाज से द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, यानी सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उनकी मोशन को कंट्रोल करने के बारे में भी पढ़ना है। वही बात है जो मैंने मुख्तसरन की थी। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के सिलसिले में जो हमने सबसे पहली डिवाइस देखनी है दैट इज नोन एज पी-एन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, या जिसको मुख्तसरन डायोड भी कहा जाता है। डायोड को देखने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि डायोड बनाया कैसे जाता है और पी-एन जंक्शन होता क्या है। तो इस सिलसिले में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि आप अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में डोपिंग करें तो उससे सिलिकॉन और जर्मेनियम के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक को नाम दिया जाता है पी टाइप का और दूसरे को नाम दिया जाता है एन टाइप का। और पी टाइप पे अगर आपको याद हो तो ऑन द होल कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। और इसी तरह एन टाइप जो कि ऑन द होल न्यूट्रल होता है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं पी टाइप और एन टाइप यानी एक पी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दूं, जोड़ दूं, तो क्या होगा। जो ही मैं पी टाइप के जिसमें क्या मौजूद है, होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप के जिसमें क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इनको आपस में क्या करता हूं, मिलाता हूं, तो अपनी थर्मल एजिटेशन की वजह से, अपनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से एन टाइप से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करके किस में एंटर हो जाते हैं, पी टाइप में, और पी के इनिशियल होल्स को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। नतीजतन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पीछे एन टाइप में क्या छोड़ेंगे, पॉजिटिव आयंस छोड़ेंगे। इससे होगा क्या, आप देख सकते हैं कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की और एन टाइप में पॉजिटिव आयंस की ये क्या बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी, एक जंक्शन बन जाएगा। ये दीवार, ये पोर्शन, ये जंक्शन, इसके 3 नाम हैं। इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है, इसको डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है, और इसको पी-एन जंक्शन भी कहा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो बीच में आपको दरमियान में ये आपको एक इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस की वॉल सी बनती दिखाई दे रही है कि जो अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी में जाने से रोकेगी। दिस वॉल इज नोन एज पी-एन जंक्शन और पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन, और ओवरऑल ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट है ये क्या कहलाती है, डायोड कहलाती है। ये एक डायोड की एक्चुअल डायग्राम है, ये डायोड की सिंबॉलिक डायग्राम है। इसमें ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये किसको शो कर रहा है, पी पार्ट को, या जिसको हम एनोड भी कहते हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसको शो कर रहा है, एन टाइप को या एन पार्ट को, जिसको हम कैथोड भी कहते हैं। इसमें बात याद रखिएगा कि अगर आपका डायोड या पी-एन जंक्शन किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको कम से कम कितने वोल्ट चाहिए होंगे, 0.7 वोल्ट, यानी पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। और अगर आपका यही डायोड जर्मेनियम का बना हुआ है तो जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना हो जाता है,
3 वोल्ट। ये एमसीक्यू के दो बहुत अहम रिजल्ट है। यानी सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है। पीएन जंक्शन ऑन द होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है और कॉमन सेंस है कि आपको पी साइड पे जितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको एन साइड पे उतने ही क्या दिखाई दे रहे हैं? पॉजिटिव आयंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो पीएन जंक्शन इज न्यूट्रल ऑन द होल। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? इमोबाइल, वो मूव नहीं कर रहे होते, वो फ्री नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि पी एन जंक्शन में चार्जेस तो होंगे लेकिन पी एन जंक्शन में चार्ज कैरियर हरगिज नहीं होंगे। तो अगर मैं पूरी बात को एक या दो सेंटेंसेस में समराइज करूं तो जो आपके पास डायोड है उसमें दो साइड्स होती हैं पी एंड एन और दरमियान में क्या बना होता है? एक पी एन जंक्शन या डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर कि जिसकी वैल्यू सिलिकॉन के बने हुए डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होगी, जर्मेनियम के बने हुए डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होगी। और इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि पीएन जंक्शन ऑन द होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और आपने इसमें एक और बात याद रखनी है कि पीएन जंक्शन में चार्जेस तो होते हैं लेकिन पीएन जंक्शन में चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट बात हम लोगों ने देखनी है वो पीएन जंक्शन की बाइसिंग। डायोड को या पीएन जंक्शन को सेल के साथ जोड़ना उसकी क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। और बाइसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड का पी यानी एनोड सेल के एनोड से जुड़ा होता है और डायोड का एन यानी कैथोड सेल के कैथोड से जुड़ा होता है। नतीजतन डिप्लीशन रीजन की थिकनेस पहले के मुकाबले में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डायोड कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है कि जिसमें से क्या पास करना शुरू कर देता है? करंट। इसको फॉरवर्ड करंट का भी नाम देते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पी टाइप क्या होनी चाहिए? हाई पोटेंशियल पे। और एन टाइप क्या होनी चाहिए? लो पोटेंशियल पे। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। मसलन एक एग्जांपल में आपको पी कहां पे दिखाई दे रहा है? +4 वोल्ट पे। एन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? +3 वोल्ट पे। इट्स ऑफ कोर्स फॉरवर्ड बाइस्ड। इसी तरह इस एग्जांपल में आपको पी कहां पे दिखाई दे रहा है? +5 वोल्ट पे। और एन कहां पे आपको दिखाई दे रहा है? -3 वोल्ट पे। तो ऑफ कोर्स इट्स फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पी हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान डिप्लीशन रीजन की थिकनेस इंतहाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और डायोड कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है? लाइक अ कंडक्टर। और इसमें एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है विच इज नोन एज फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। और चूंकि डिप्लीशन रीजन की रेजिस्टेंस की थिकनेस इंतहाई कम हो गई है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होके ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स रह जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप वी और आई का डायोड के लिए ग्राफ देख रहे हैं। ये ग्राफ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनिशियली जब वोल्टेज 0 से एक खास वैल्यू तक बढ़ता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन यूं ही जब आप उस वैल्यू को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं तो अचानक एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब डायोड इज अ नॉन ओहमिक सब्सटेंस। और ये जो पॉइंट है ये मैं पहले भी 2 दफा डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपके पास सिलिकॉन का डायोड है तो ये पॉइंट 0.7 वोल्ट को शो कर रहा होगा और अगर आपके पास जर्मेनियम का डायोड है तो ये पॉइंट 0.3 वोल्ट को शो कर रहा होगा। ये तो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर मैं सेल को उल्टा जोड़ दूं यानी पी सेल के कैथोड से जुड़ जाए और एन सेल के एनोड से जुड़ जाए तो ये डायोड की क्या कहलाएगा? रिवर्स बाइसिंग कहलाएगा कि जिसमें डिप्लीशन रीजन की थिकनेस इंतहाई क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। रिमेंबर रिवर्स बाइसिंग करने के लिए पी को लो पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन को हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। मसलन इस एग्जांपल में पी आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? +4 पे और एन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? +8 पे। सो इट इज अगेन रिवर्स बाइस्ड। इसी तरह यहाँ पे आपको पी कहां पे दिखाई दे रहा है? +2 पे। यहाँ पे आपको एन कहां पे दिखाई दे रहा है? +3 पे। तो ये अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रिवर्स बाइसिंग के दौरान डायोड के डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जिससे डायोड कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है? लाइक एन इंसुलेटर। लेकिन इस हालत में भी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक बड़ा मामूली सा रिवर्स या लीकेज करंट फ्लो करना शुरू कर देता है जो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ
माइक्रो एम्पियर होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस सिचुएशन में डायोड कैसे बिहेव कर रहा होता है, लाइक एन इंसुलेटर। चूंकि डिप्लेशन रीजन की थिकनेस और रेजिस्टेंस इंतहाई ज्यादा हो गई होती है, और वो कितनी होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि अब जो ग्राफ बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, रिवर्स बाइसिंग में ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये आपको क्या शो कर रहा है कि जो ही आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जो कि मैं बता चुका हूं कि रिवर्स या लीकेज करंट कहलाता है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि ये करंट भी अचानक क्या कर गया, शूट करके बहुत ज्यादा हो गया। ये कहलाता है ब्रेक डाउन। पोटेंशियल, मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, कि जिसकी वैल्यू तकरीबन -25 वोल्ट होती है। जो ही आप रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू में -25 वोल्ट से क्या करते हैं, इजाफा करते हैं, तो अचानक टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है। रिमेंबर, टेम्परेचर तो पहले भी ज़्यादा हो रहा था, लेकिन -25 वोल्ट में जो ही आप क्रॉस करेंगे, जब -25 वोल्ट को आप जो ही क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो टेम्परेचर इतना अचानक ज़्यादा हो जाएगा कि तमाम कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और सडनली एक रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। दैट इज वाई ये ब्रेक डाउन रीजन कहलाता है, और ये पोटेंशियल ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहलाता है। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बाइसिंग के दौरान अगर मैं पिछले 5 या 10 मिनट की बहस को 2 सेंटेंसेस में समराइज करूं, तो वो सेंटेंसेस कुछ ये होंगे। सेंटेंस नंबर 1, फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान डायोड कैसे बिहेव करता है, लाइक अ कंडक्टर। और रिवर्स बाइसिंग के दौरान डायोड कैसे बिहेव करता है, लाइक एन इंसुलेटर। इसका मतलब डायोड यूनिक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है। आसान अल्फाज में बात करूं, डायोड अपने में से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करने देगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं। और ये यूनिक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड एनेबल्स द डायोड टू बिहेव लाइक अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होगा, जो क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन करेगा। और रेक्टिफिकेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ये एसी को किस में चेंज करता है, डीसी में चेंज करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी क्या होता है, ऐसा करंट जो लगातार अपनी वैल्यू और डायरेक्शन क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, तब्दील कर रहा हो। सवाल पैदा होता है डीसी क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट या डीसी करंट ऐसा होता है जो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करता। हाँ, बाद सिचुएशन में अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, तो ऐसे डीसी को हम फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डीसी कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। सो रेक्टिफिकेशन के दौरान डायोड कैसे बिहेव करता है, लाइक अ रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को किस में चेंज करेगा, डीसी में। किस तरह से करेगा, उसके लिए हमें रेक्टिफिकेशन की दोनों टाइप्स देखनी पड़ेंगी। पहली टाइप कहलाती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें सिंगल यानी एक डायोड आपको इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है। ये आपके पास डायोड है, जिसमें ये पोर्शन किसको शो कर रहा है, ऑफकोर्स पी पार्ट को, और लाइन सेगमेंट आपको किसको शो करता दिखाई दे रहा है, एन पार्ट को। मैंने इस डायोड के साथ एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दिया कि जिसके पैदा किए हुए करंट को यानी एसी को हमने किस में चेंज करना है, डीसी में। और ये लोड रेजिस्टेंस है कि जिसके अक्रॉस क्या हासिल होगी, आउटपुट हासिल होगी। आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म साइनोसॉइडल होती है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में कितनी डायरेक्शन रखता है, 2। वो अलग बात है कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में अपनी डायरेक्शन कितनी दफा चेंज करता है, सिर्फ एक दफा। नाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सोर्स का ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा और सोर्स का नीचे वाला जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। ये हाई पोटेंशियल किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायोड के पी के साथ। ये लो पोटेंशियल किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायोड के एन के साथ। तो डायोड का पी हाई पोटेंशियल पे, डायोड का एन लो पोटेंशियल पे, तो डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड। डायोड कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, लाइक अ कंडक्टर। वो अपने में से इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करने देगा, नतीजतन ये आपके पास आउटपुट आ गई। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा और सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या करेगा, रिवर्स करेगा। अब ऊपर वाला टर्मिनल क्या हो गया,
नेगेटिव और नीचे वाला टर्मिनल क्या हो गया पॉजिटिव, यानी ऊपर वाला टर्मिनल कहां पे चला गया लो पोटेंशियल पे, और नीचे वाला टर्मिनल कहां पे चला गया हाई पोटेंशियल पे। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल किसके साथ जुड़ा हुआ है, पी के साथ, पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल किसके साथ जुड़ा हुआ है, एन के साथ। तो अब डायोड का पी लो पोटेंशियल पे है और डायोड का एन हाई पोटेंशियल पे, तो अब डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी, रिवर्स। इसका मतलब डायोड कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, लाइक एन इंसुलेटर। डायोड कोई आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, लोड में से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। तो एक पूरे साइकिल के दौरान आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड में से पास कर रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड में से पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर ये आपकी इनपुट है विच वाज ऑफ कोर्स एसी, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद ये आपकी क्या होगी, आउटपुट होगी। और आपको इस आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा करंट है जो अपनी वैल्यू को तो चेंज कर रहा है लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ये डीसी है, बेशक फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग डीसी है, लेकिन ये डीसी है। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है कि जिसके दौरान आपको एसी किस में चेंज होता दिखाई दे रहा है, डीसी में चेंज होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि मैं दूसरी टाइप की तरफ चलूं, यहां पे कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट जो आपको लास्ट में पता होना चाहिए। मसलन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जब हो गई और ये आपको क्या मिल गई, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल गई, तो इस आउटपुट के लिए आरएमएस क्या होती है, V0/2। और ये कैसे आ सकता है, इसके लिए अगर मैं इसी साइकिल को आपके सामने आउटपुट को ड्रॉ कर दूं और इसकी मुख्तलिफ 4 वैल्यू से लूं, मसलन ये क्या है 0, ये क्या है पीक वैल्यू V0, ये क्या है 0, ये क्या है 0, और इस वैल्यू से फिर अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इन 4 वैल्यूज की आरएमएस निकालूं ना, आरएमएस निकालने का क्या मतलब है कि पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर मीन लेना पड़ेगा, फिर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, लेट्स सी, अगर मैं इन चारों वैल्यूज की आरएमएस निकालूं तो पहले मुझे इन चारों वैल्यूज का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर, B0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, आरएमएस में S हो गया। अब आरएमएस में किसकी तरफ आना है, एम की तरफ यानी मीन की तरफ। तो मुझे इन चारों वैल्यूज की क्या करनी पड़ेगी, एवरेज यानी मीन निकालनी पड़ेगी। उसका तरीकाकार क्या होगा, चारों को प्लस करके 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज। और आरएमएस में अब एस हो गया, एम हो गया, अब क्या रह गया आर यानी रूट। तो आखिरी स्टेप में मैं इनका क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट। दिस 0, दिस 0, दिस 0, these all zeros are as good as nothing। तो सिर्फ क्या बनेगा, V0 स्क्वायर ओवर 4, जो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो V0 स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, V0 में, और 4 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली डीसी की आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का क्या होती है, एसी की पीक वैल्यू का क्या होती है, हाफ होती है। दूसरी बात मैंने यहां पे क्या लिखी हुई है कि फर्स्ट करें इनपुट जो कि एसी था उसका टाइम पीरियड क्या था, टी, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट के जो कि डीसी था उसका टाइम पीरियड क्या था, T0। तो दोनों टाइम पीरियड एक दूसरे के इक्वल हैं। तीसरी बात मैंने क्या लिखी हुई है कि अगर इनपुट और आउटपुट के टाइम पीरियड्स इक्वल हैं तो इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे नहीं, इसको बाकायदा समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे एसी यानी इनपुट के लिए आपको कितने साइकिल पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, 3, 1, 2, 3। और आप देख सकते हैं कि डीसी यानी आउटपुट के लिए यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली आउटपुट डीसी के लिए भी आपको कितने साइकिल पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3। तो इसका मतलब अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी से कितनी थी, 3 हर्ट्ज, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 3 हर्ट्ज। यानी इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अगर इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनपुट और आउटपुट के टाइम पीरियड भी क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरी टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन कहलाती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, या जिसको ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है और ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें कितने डायोड यूज होते हैं, अनलाइक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के जिसमें एक डायोड इस्तेमाल होता था, इसमें कितने डायोड इस्तेमाल होते हैं, 4।
ये मैंने आपके सामने ब्रिज या फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम भी आपको दिखा दी हुई है। लाइक आई सेड कि इसमें कितने डायोड यूज होते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, 4। RL वही लोड रेजिस्टेंस है कि जिसके क्रॉस हमें क्या हासिल होनी है, आउटपुट हासिल होनी है। और ये वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है कि जिसके पैदा किए हुए AC को हमने किस में चेंज करना है, DC में चेंज करना है। नाउ ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स अगेन क्या पैदा कर रहा होगा, एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल। और एक साइकिल में कितनी हाफ्स होते हैं, 2, पॉजिटिव हाफ्स और नेगेटिव हाफ। अब जरा ध्यान से, जब ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स पॉजिटिव हाफ पैदा कर रहा होगा तो इस सोर्स का ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और नीचे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। ये हाई पोटेंशियल पे होने का क्या मतलब है, A हाई पोटेंशियल पे आ गया, और ये लो पोटेंशियल पे क्या होने का मतलब है, B लो पोटेंशियल पे आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, A के हाई पोटेंशियल होने का क्या मतलब है कि D1 फॉरवर्ड बाइस होगा, और A के हाई पोटेंशियल पे होने का क्या मतलब है कि D4 रिवर्स बाइस होगा। सिमिलरली B के लो पोटेंशियल पे होने का क्या मतलब है, D3 फॉरवर्ड बाइस होगा और D2 रिवर्स बाइस होगा। अब मैं आपके सामने कन्वेंशनल करंट फ्लो करवाने लगा हूं, जो हाई से किसकी तरफ फ्लो करेगा, लो की तरफ। तो करंट यहां से स्टार्ट होगा, इधर आएगा यानी पॉइंट A पे आएगा। यहां से इसे कितने रास्ते मिलेंगे, 2। D4 में से पास नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, रिवर्स बाइस है। तो सारा कहां से पास कर जाएगा, D1 यहां पे आएगा यानी D पे आएगा। यहां पे फिर से 2 रास्ते मिलेंगे, करंट को D2 में से जा नहीं सकता चूंकि क्या हो रहा है, D2 रिवर्स बाइस हो रहा है। तो सारा करंट किधर चला जाएगा, लोड, और आपको आउटपुट मिल गई। उसके बाद करंट यहां पे आएगा, इधर पॉइंट C पे आके D3 में से पास करेगा, और पॉइंट B पे आके D2 में से तो जा नहीं सकता क्योंकि D2 रिवर्स बाइस हो रहा है, लो पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा। इस तरह से करंट न्यू फ्लो करेगा। ये तो होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल की डिस्कशन, जो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब व्हाट व्हेन ऑल्टरनेटिंग सोर्स इज प्रोड्यूसिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये आ गया नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। ऊपर वाला टर्मिनल जो पहले हाई पे था लो पे आ जाएगा, और नीचे वाला टर्मिनल जो पहले लो पे था वो हाई पे चला जाएगा। अब इसके नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि A जो पहले पॉजिटिव था अब कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव की तरह, कैथोड की तरह, लो पोटेंशियल पे आ जाएगा, और B हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा। नो A के नेगेटिव होने से D1 जो पहले फॉरवर्ड बाइस हो रहा था अब क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। और A के नेगेटिव होने से D4 जो पहले रिवर्स बाइस हो रहा था अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। इसी तरह B के पॉजिटिव होने से D2 जो पहले रिवर्स बाइस हो रहा था अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। और B के पॉजिटिव होने से D3 जो पहले फॉरवर्ड बाइस हो रहा था अब क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। आप देख सकते हैं जो 2 डायोड्स पहले फॉरवर्ड बाइस हो रहे थे वो अब रिवर्स बाइस हो रहे होंगे, और जो 2 डायोड्स पहले रिवर्स बाइस हो रहे थे वो अब फॉरवर्ड बाइस हो रहे होंगे। करंट फ्लो करवाएं तो यहां से करंट स्टार्ट होगा, B पे आएगा। B पे आकर करंट को कितने रास्ते मिलेंगे, 2। D3 में से जा नहीं सकता क्योंकि D3 क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस हो रहा है। तो कहां पे चला जाएगा, D2 पे। यहां पे आके करंट को फिर कितने रास्ते मिलेंगे, 2। D1 में से जा नहीं सकता क्योंकि क्या हो रहा है, D1 रिवर्स बाइस हो रहा है। तो कहां से पास करेगा, लोड रेजिस्टेंस में से, और बिल्कुल वैसे ही पास करेगा जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पास किया था, यानी ऊपर से नीचे आपको फिर आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन करंट का पाथ पूरा करवा लें, यहां से करंट इधर आएगा, इधर C पे आके D3 में से जा नहीं सकता तो कहां से पास करेगा, D4। A पे आके D1 में से जा नहीं सकता तो अपना पाथ पूरा कर लेगा, यानी अब करंट न्यू फ्लो करेगा। तो होपफुली दोनों करंट्स के पाथ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। लेकिन ज्यादा अहम बात इसमें देखने वाली है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव हाफ के लिए आपको आउटपुट मिल रही थी लेकिन नेगेटिव हाफ के लिए आपको आउटपुट नहीं मिल रही थी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन या ब्रिज रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ्स के लिए आउटपुट मिल रही है, और दोनों हाफ्स के लिए आउटपुट आपको एक ही डायरेक्शन में मिल रही है। इसका क्या मतलब है कि फुल वेव, अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान ये आपके पास क्या आती, इनपुट, कि जो कि ऑफ कोर्स क्या था, AC। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद ये आपके पास क्या हो जाएगी, आउटपुट। अगेन ये ऐसा DC है जो फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग DC है, लेकिन एक DC है। क्यों? चूंकि अपनी वैल्यू को तो चेंज कर रहा है लेकिन अपनी
डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। इसको स्मूथ एंड परफेक्ट डीसी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं जो इस फ्लक्चुएशन को रिमूव करके आपको प्योर डीसी देता है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, जो ना अपनी वैल्यू चेंज कर रही होगी ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। जहां तक इसके कुछ पैरामीटर्स का ताल्लुक है, ये आउटपुट जो कि अब डीसी है, जो कि अब आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल हुई है, इस आउटपुट में वी आर एम एस वही है जो एसी का था, वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। अलबत्ता ज्यादा अहम बात क्या है कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट से डबल हो गई है। यानी अगर इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी क्या थी एफ, तो आउटपुट डीसी आफ्टर फुल वेव रेक्टिफिकेशन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2f। और ये भी समझना इतना मसला नहीं है, इधर देखें, जितनी देर में इस एसी के 1, 2 और 3 साइकिल पूरे हो रहे हैं, उतनी देर में इस डीसी के जो आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 साइकिल्स पूरे होते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस एसी की फ्रीक्वेंसी क्या थी 3 हर्ट्ज, तो इस डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6 हर्ट्ज। यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट से डबल हो जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो आउटपुट का टाइम पीरियड इनपुट के टाइम पीरियड से ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को वाइंड अप करने के लिए अगेन एक एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट, ये जो अभी हमने ब्रिज या फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा है, इसमें आपको कितने डायोड्स दिखाई दे रहे हैं 4। लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर के साथ इस्तेमाल हो रहा हो तो आपको 4 की बजाय 2 डायोड्स चाहिए होते हैं। तो यहां पे एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट आ जाता है कि नॉर्मल ब्रिज या फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कम से कम कितने डायोड्स चाहिए होते हैं 4। लेकिन ये एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन 2। यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए 4 डायोड्स की जरूरत नहीं होती, कम से कम 2 डायोड्स भी आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको उन 2 डायोड्स के साथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। कुछ एमसीक्यूज, Which type of biasing the following diode has? इस डायोड में आपको कौन सी बाइसिंग दिखाई दे रही है? तो P यानी डायोड का एनोड +5 पे यानी हाई पोटेंशियल पे है, और N यानी डायोड का कैथोड ग्राउंड होके किस पोटेंशियल पे है 0 वोल्ट पे। तो जब P हाई पोटेंशियल पे होगा और N लो पोटेंशियल पे होगा तो डायोड की ऑफकोर्स कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर रहेगा अल्फा यानी फॉरवर्ड बाइसिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज एफ, देन आफ्टर रेक्टिफिकेशन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अभी आपके साथ डिस्कस किया कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आरएमएस तो चेंज हो जाती है, आरएमएस पीक वैल्यू का हाफ हो जाती है, अभी आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो अगर एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी थी एफ, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी यानी आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ ही होगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा यानी एफ। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस करना है, एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज is applied to a half wave rectifier first and then to a full wave rectifier. If output resistance in a half wave rectifier is twice than the output resistance of full wave rectifier, then the ratio of time periods of output ripples in half wave rectifier to the full wave rectifier is. सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने पहले एक AC सोर्स हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ लगाया और उस हाफ वेव रेक्टिफायर के आगे जो लोड या आउटपुट रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो से 2 ओम की थी। फिर आपने वही एसी सोर्स एक फुल वेव रेक्टिफायर के साथ लगाया और उस फुल वेव रेक्टिफायर सोर्स के आगे जो एक रेजिस्टेंस आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस लगी हुई थी से वो 1 ओम की थी। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में जो लोड या आउटपुट रेजिस्टेंस है वो फुल वेव रेक्टिफायर की निस्बत डबल लगी हुई है। बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल और फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल, इन दोनों रिपल्स के टाइम पीरियड्स की रेशियो क्या होगी।
अब इसमें सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों की आउटपुट का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी लोड या आउटपुट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में लोड रेजिस्टेंस का डबल होना या फुल वेव रेक्टिफायर में लोड रेजिस्टेंस का हाफ होना या इसका वाइस वर्सा होना, ये इनसिग्निफिकेंट डाटा है। सो इस पूरे सवाल में मुख्तसरन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि टी एच ओवर टी एफ निकालें। टी एच क्या है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड। और टी एफ क्या है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली आउटपुट या रिपल का टाइम पीरियड। अभी हमने डिस्कस किया कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट करें, टी हाफ है टी, लेकिन अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डबल, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है? हाफ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट का टाइम पीरियड कितना यूज कर रहे हैं टी का, तो जो अब आपको आउटपुट मिलेगी उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी बाय 2। रिमेंबर, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का जिक्र है और फिर फुल वेव रेक्टिफायर का जिक्र है। टी और टी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये टी और टी कैंसिल होगा, 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। आपके एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? 2:1 यानी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ डायोड N is removed in this circuit the output will be full wave rectified, positive half wave rectified, negative half wave rectified, प्योर DC। ना ये आपके पास सर्किट है जो बजाहिर आपको क्या लग रहा है? फुल वेव रेक्टिफायर लग रहा है, और बजाहिर नहीं बल्कि है भी फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ऐसा सवाल क्या है कि आपने डायोड N अचानक क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। चलें आपको समझाने के लिए, डायोड N रिमूव हो गया, तो अब बताएं कि आपको आउटपुट क्या मिलेगी। इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जब आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब एसी साइकिल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो ये वाला टर्मिनल हाई पे, ये वाला टर्मिनल लो पे, ये कहां पे आ जाएगा? हाई पे। ये कहां पे आ जाएगा? लो पे। इसके हाई होने की वजह से ये डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस, और इसके लो होने की वजह से ये डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस, जबकि ये डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस। करंट फ्लो करवाएं। करंट यहां से स्टार्ट होगा, पॉइंट यहां पे आएगा, यहां से इधर, इधर आके करंट को कितने रास्ते मिल रहे हैं? 2। इधर जा नहीं सकता, इधर आउटपुट मिल गई आपको। इधर आया, इधर आके करंट को कितने रास्ते मिलेंगे? 2। इधर जा नहीं सकता, और इधर लो पोटेंशियल पे आके अपना पाथ क्या करेगा? पूरा करेगा, यानी करंट का पाथ ही होगा। आई रिपीट, करंट का पाथ ही होगा। तो आपको आउटपुट मिल गई। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, कौन सा हाफ साइकिल आएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये वाला कहां पे चला जाएगा? लो पोटेंशियल पे। ये वाला कहां पे चला जाएगा? हाई पोटेंशियल पे। चूंकि सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या कर गया? रिवर्स कर गया। इसके नेगेटिव होने की वजह से ये भी नेगेटिव, और इसके पॉजिटिव होने की वजह से ये भी पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव होने की वजह से ये डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस। ये डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। इसके नेगेटिव होने से एक डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस। अब करंट फ्लो करवाने की कोशिश करें, तो करंट यहां से आया, इधर आया, इधर आके उसे कितने रास्ते मिलेंगे? 2। इधर जा नहीं सकता, इधर जाएगा, और जो ही करंट यहां पे आएगा, अब उसे कितने रास्ते मिल रहे हैं? 2। इधर जा नहीं सकता चूंकि डायोड क्या हो रहा है? रिवर्स बाइस। इधर भी नहीं जा सकता चूंकि दो डायोड, ये डायोड क्या हो रहा है? रिवर्स बाइस। इसका मतलब ऑन द फर्स्ट प्लेस नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आपको आउटपुट मिल रही थी, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया, जो अपने में से पॉजिटिव हाफ्स को तो जाने दे रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ्स को क्या कर रहा है? रेक्टिफाई कर रहा है, रिमूव कर रहा है। लिहाजा जब आप फुल वेव रेक्टिफायर का
कोई एक डायोड क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर किस में चेंज हो जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में चेंज हो जाता है। तो इस लिहाज से एमसीक्यू काफी दिलचस्प हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, इफ द फॉरवर्ड बाइस्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज नेग्लिजिबल या इग्नोर्ड, द वैल्यू ऑफ पीक करंट इन दिस सर्किट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग मोड इज। अच्छा, अब आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपको एक डायोड के साथ एक एसी सोर्स लगा दिखाई दे रहा है, और उसके आगे लोड रेजिस्टेंसेस की जगह आपको दो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे लगी दिखाई दे रही हैं, पैरेलल में लगी दिखाई दे रही हैं। उसका सवाल क्या है, उसका सवाल ये है कि बताएं इस सिचुएशन में पीक करंट क्या होगा जब डायोड क्या हो रहा हो, फॉरवर्ड बायस हो रहा हो। तो सबसे पहले तो पीक वोल्टेज निकाल लेते हैं। ये आपको इक्वेशन उसने दी हुई है, V equals 350 sin 100 pi t, ये क्वेश्चन आपको उसने दी हुई है, दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमें पता है, नोन है, ऑल्टरनेटिंग करंट की V equals V नॉट साइन थीटा। अब अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो V किससे कंपेयर होगा, V से, इक्वल किससे कंपेयर होगा, इक्वल से, साइन किससे कंपेयर होगा, साइन से, थीटा किससे कंपेयर होगा, थीटा से, और V नॉट किससे कंपेयर हो रहा है, 350। तो ये पीक वोल्टेज आ गया। अब पीक वोल्टेज आ गया, अब मुझे सर्किट की क्या करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। उसने क्या कहा था कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो इग्नोरेबल है। तो मेरे पास अब इस सोर्स के आगे इफेक्टिवली दो ही रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। कौन कौन सी, 1 किलो ओम 1 किलो ओम ईच, और आपस में कैसे लगी हुई हैं, पैरेलल। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने तो क्या निकलेगी, 1/1 प्लस 1/1, दैट इज 2। तो अगर 1/r क्या है 2, तो r क्या हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 किलो ओम्स, यानी r क्या आ जाएगा 500 ओम्स। अब अपने सवाल को वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। ये पीक वोल्टेज है, ये पूरे सर्किट की क्या है, रेजिस्टेंस है। आपने फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान क्या निकालना था, पीक करंट निकालना था। सिंपल ओहम्स लॉ, I नॉट इक्वल्स V नॉट ओवर R। Now what is V naught? 350. What is R? 500. एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 35/50। तो जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 35/50 क्या बन जाएगा 7/10 एम्पियर। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 7/10 एम्पियर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज, ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, बताएं इसकी आउटपुट क्या होगी। तो अगेन एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आएगा एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये टर्मिनल हाई, ये टर्मिनल लो। ना इस टर्मिनल के हाई होने का क्या मतलब है, ये हाई ये लो। ना इसके हाई होने का क्या मतलब है, ये डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बाइस, ये डायोड क्या होगा रिवर्स बाइस, ये डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बाइस। अब करंट यहां से स्टार्ट होगा, इधर आएगा, इधर आकर उससे कितने रास्ते मिलेंगे, दो, आधा इसमें से पास कर गया, आधा इसमें से पास कर गया, और आपको इस डायरेक्शन में आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन जब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल, तो अब सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या कर गया, रिवर्स कर गया। ये कहां पे आ गया, नेगेटिव पे, ये कहां पे आ गया पॉजिटिव के। नो इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव होने की वजह से ये डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस, ये डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस, जबकि ये डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। और अब करंट किस में से पास करेगा, इसमें से नहीं, इसमें से नहीं, इसमें से पास करेगा। कैसे पास करेगा, कन्वेंशनल करंट है, अब करंट न्यू फ्लो करेगा। यानी जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगी ना। इसका क्या मतलब है, इनपुट और आउटपुट बिल्कुल आइडेंटिकल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इन दो डायोड्स के फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से आपको आउटपुट भी क्या मिल रही थी, पॉजिटिव हाफ, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इस डायोड के फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से आपको आउटपुट भी क्या मिल रही थी, नेगेटिव हाफ। इसका मतलब अगर आप एसी दे रहे हैं तो आपको मिलेगा भी क्या, एसी। किसी किस्म की कोई रेक्टिफिकेशन या कोई फेज इन्वर्जन या कोई हालत में चेंज नहीं आएगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, द आउटपुट across resistor in the following circuit
ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इज। आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में एक एसी सोर्स के आगे 2 डायोड्स लगे हुए हैं और लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है। आपसे वो क्या कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या निकालें, आउटपुट निकालें, लेकिन कब निकालनी है, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी के लिए निकालनी है। सो फर्स्ट करें, एसी ने पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल जनरेट किया, जिससे ये टर्मिनल कहां पे चला जाएगा, हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाला टर्मिनल कहां पे चला जाएगा, लो पोटेंशियल पे। इसके पॉजिटिव होने का मतलब ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस, और ये हिस्सा, ये टर्मिनल नेगेटिव होने का मतलब ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बाइस। अगर मैं करंट फ्लो करवाने की कोशिश करूं तो मुझे कोई कामयाबी इससे नहीं होगी कि करंट यहां से आके इधर ब्लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे सर्किट में ऑन द फर्स्ट प्लेस करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि करंट यहां पे आके ब्लॉक हो, नहीं, ऑन द फर्स्ट प्लेस ऐसे सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 0। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यू सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर नहीं दे रहा, ये एमसीक्यू दोनों हाफ साइकिल के लिए यही आंसर देगा। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या कर जाएगा, रिवर्स, और अब ये डायोड जो पहले फॉरवर्ड बाइस हो रहा था क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, और ये डायोड जो पहले रिवर्स बाइस हो रहा था क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। लेकिन अब फिर इस सर्किट में दोबारा करंट फ्लो नहीं करेगा, लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, हर लिहाज से 0। यानी इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल आए चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल आए, आपको लोड के क्रॉस कोई आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 0। नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट विल बी। इस सर्किट में आउटपुट क्या होगी, सर्किट आपके सामने है, ये डायोड का पी पार्ट, ये डायोड का एन पार्ट, इसके साथ आपको क्या जुड़ा दिखाई दे रहा है, एक सेल। लेकिन सेल कैसे जुड़ा हुआ है कि सेल का एनोड किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायोड के एनोड यानी पी से। सेल का कैथोड किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायोड के कैथोड यानी एन से। तो इस डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान डायोड प्रैक्टिकली 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। इसका मतलब अगर ये सेल क्या जनरेट कर रहा है, प्योर डीसी, तो आपको आउटपुट पे भी क्या मिलेगी, प्योर डीसी मिलेगी, जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, ऑफ कोर्स प्योर डीसी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, if the time period of an AC source applied on the input of a full wave rectifier is Ti and the time period of output ripple is T naught, then अगेन बार बार बताने का मकसद, बार बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का मकसद आपकी अच्छी तरीके से तैयारी करवाना है, रिवीजन करवाना है, ताकि जब भी किसी टेस्ट में आपके सामने एमसीक्यू आए तो फौरन आपके जहन में उसका आंसर पहले से आता है और आप उस पर ज्यादा टाइम जाया ना करें। इसलिए बार बार बातें डिस्कस हो रही हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उस लेक्चर में काफ़ी दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। तो अगर इनपुट का टाइम पीरियड क्या था, टी आई, और आउटपुट का टाइम पीरियड क्या था, टी नॉट, तो इसका क्या मतलब है, टी नॉट इज इक्वल टू टी आई ओवर 2। तो 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके इस एमसीक्यू में आंसर क्या आ जाएगा कि इनपुट का टाइम पीरियड आउटपुट से डबल है, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा, यानी इनपुट का टाइम पीरियड आउटपुट के टाइम पीरियड से डबल है, यानी टी आई इक्वल्स टू टी नॉट। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बड़ा अहम है और अक्सर फ्रीक्वेंटली पूछा गया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन है। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर या तो बीटा होगा या चार्ली होगा। और आगे, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीसी इनटू एसी इज इन्वर्जन, यानी फेज इन्वर्जन। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, के एसी को डीसी में चेंज करना क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन, और डीसी को एसी में चेंज कौन करता है, इन्वर्टर, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फेज इन्वर्जन या इन्वर्जन कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। इस सर्किट में रेजिस्टर के क्रॉस आउटपुट क्या होगी। नाउ अगेन जब आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव। नाउ इसका पॉजिटिव होना क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखें तो इसका पॉजिटिव होना क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव होने से एक डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, और ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। रिजल्ट करंट कैसे मिलेगा आपको आउटपुट में, यूं,
यानी ये आपके पास आउटपुट आ गई। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या करेगा, रिवर्स, जिससे ये पहले पॉजिटिव था अब क्या होगा नेगेटिव, ये पहले नेगेटिव था अब क्या होगा पॉजिटिव, और जो डायोड पहले फॉरवर्ड बाइस हो रहा है वो अब क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस, एंड वाइस वर्सा, यानी ऊपर वाला डायोड अब क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस और नीचे वाला डायोड अब क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। और अब आपको करंट कैसे मिलेगा, यूं, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट आ रहा था ऊपर से नीचे, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट जा रहा था नीचे से ऊपर, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसका मतलब ये फिर वही बात हो गई कि जैसे एसी आपने दिया था आउटपुट पे भी आपको बिल्कुल वैसा ही एसी मिल रहा है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा। जैसा एसी आप दे रहे थे वैसे एसी आपको मिलता है, यहां पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, इन द सर्किट शोन द करंट फ्लोस। इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ए क्लॉकवाइज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ओनली, बी क्लॉकवाइज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ओनली, सी एंटी क्लॉकवाइज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ओनली, डी एंटी क्लॉकवाइज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ओनली। चलिए इसको करते हैं। जब आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ऊपर वाला टर्मिनल हाई पे, नीचे वाला टर्मिनल लो पे। ना ये कैथोड है, डायोड का एन टाइप है, ये एनोड है, डायोड का पी टाइप है। कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, रिवर्स, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। लेकिन जब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल, सोर्स अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा, तो आप देखें नेगेटिव एन यानी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव यानी पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो अब डायोड की क्या होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बाइस होकर कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बाइस होकर करंट फ्लो करवा रहा है। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर या तो बीटा होगा या डेल्टा होगा। नाउ लेट्स सी, जब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल और डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, तो आपको पता है कन्वेंशनल करंट हमेशा किससे किसकी तरफ फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ, तो करंट न्यू फ्लो करेगा। और ये करंट आपको कैसे फ्लो करता दिखाई दे रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस सर्किट में करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं फ्लो करेगा बल्कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फ्लो करेगा। चूंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या हो रहा है रिवर्स बाइस, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या हो रहा है फॉरवर्ड बाइस। इसका मतलब करंट सिर्फ कब फ्लो करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फ्लो करेगा, और कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। लिहाजा दो अल्फाज चेक करने हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मुझे दिखाई दे रहा है चार्ली में और डेल्टा में, और नेगेटिव हाफ साइकिल मुझे सिर्फ किस में दिखाई दे रहा है, डेल्टा में। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ओनली। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखिएगा, इफ डायोड रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट टेस्ट। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि डायोड की रेजिस्टेंस कब नेग्लिजिबल है, इग्नोरेबल होती है, जब डायोड फॉरवर्ड बाइस हो रहा हो। और फॉरवर्ड बाइस होते डायोड में से क्या पास करता है, करंट पास करता है। सर्किट ध्यान से देखें, ये इस सवाल का सर्किट है, तो इस सवाल में आपको या इस सर्किट में आपको डायोड में से करंट पास करता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां पे डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। और फॉरवर्ड बाइस होते डायोड की रेजिस्टेंस बाज़ दफा इतनी कम हो जाती है या इतनी कम होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स का, हम उसको प्रैक्टिकली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये सिंपली ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। अगर आप डायोड को इग्नोर कर दें तो सिंपली ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, जिसके मुताबिक आर किसके बराबर होता है, वी ओवर आई। नाउ व्हाट इज वी, 5 वोल्ट, व्हाट इज आई, 2.5 मिली एम्पीयर। इसको टैकल करने का तरीका प्लीज देखिएगा, 2.5 का मतलब है 25/10, और मिली एम्पीयर का मतलब क्या है, 10⁻⁻3। सो ध्यान से देखें तो ये 10 किधर चला जाएगा, ऊपर, इसको जाके क्या कर देगा 50/25, और ये 10⁻⁻3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻+3। 50/25 इज 2, 10⁻+3 इज किलो। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी 2 किलो। आज का लास्ट आर्टिकल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर आप खुला हुआ कंप्यूटर देखें, खुला हुआ मोबाइल फोन देखें,
खुला हुआ यूपीएस देखें, जिसको सही करने के लिए जो माहिर होता है, जो टेक्नीशियन होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जब उसको ओपन करता है तो जब सर्किट अंदर से बाहर आपके सामने आता है तो आपको क्या दिखाई देता है? ग्रीन कलर की प्लेट होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ डिकोडिंग्स हुई होती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ सर्किट्स ड्रॉ हुए होते हैं। वो जो ग्रीन कलर की प्लेट है उसके ऊपर एक चीज आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई देती है, ये ब्लैक कलर की सिलिकॉन की चिप होती है। ये ब्लैक कलर की सिलिकॉन की चिप कि जिससे सिल्वर कलर की पिंस निकली होती हैं, जिनकी मदद से ब्लैक कलर की सिलिकॉन की चिप ने उस ग्रीन बोर्ड के साथ अटैचमेंट की होती है। दिस सिलिकॉन चिप इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन हमारा आर्टिकल इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, हमारा आर्टिकल क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो चले मैं आपके साथ एक आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट, एक सिलिकॉन की चिप डिस्कस करता हूं कि जिसका नाम है आईसी 7401। इससे आपको कुल मिला के 8 पिंस निकली दिखाई दे रही हैं। इन पिंस की याद रखिएगा बकायदा एक डेटाबेस होती है, यानी इन पिंस को पढ़ने का बकायदा एक तरीका होता है। आपने इसमें ध्यान क्या करना है कि आईसी पे एक कट बना होता है, ये मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर ये कट आईसी के लेफ्ट साइड पे है तो पिंस की नंबरिंग यहां से शुरू होगी एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो पिन नंबर 1 है दैट इज ऑफसेट नल 1। इसमें जो पिन नंबर 2 है दैट इज इन्वर्टिंग पिन कि जिसका सिंबल V माइनस होता है। इस पिन पे दिया हुआ कोई भी वोल्टेज एम्पलीफाई भी होगा और साथ साथ फेस इन्वर्ट भी होगा, यानी एम्पलीफाई भी होगा, उसमें साथ साथ 180 डिग्री की भी क्या आ जाएगी? चेंज आ जाएगी। यही वजह है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की पिन कहलाती है। पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग पिन कि जिसका सिंबल क्या है? V प्लस। इस पिन नंबर 3 पे दिया हुआ सिग्नल सिर्फ क्या होगा? एम्पलीफाई होगा, उसमें कोई फेज इन्वर्जन नहीं आएगी। पिन नंबर 4 माइनस VCC जो कि नॉर्मली -12 वोल्ट होता है। पिन नंबर 5 ऑफसेट नल 2। पिन नंबर 6 आउटपुट, यानी जो भी आप कर रहे हैं वो आपको इस पिन के क्रॉस मिलेगा। और पिन नंबर 6 इसका सिंबल नॉर्मली क्या होता है? V0। पिन नंबर 7 प्लस VCC जो कि कितनी होती है? +12 वोल्ट। रिमेंबर पिन नंबर 4 माइनस VCC -12 वोल्ट, पिन नंबर 7 प्लस VCC +12 वोल्ट, एंड पिन नंबर 8 NC नो कनेक्शन। मैं अपनी रूटीन की क्लासेस में बच्चों को नॉर्मली इस तरह से समझाता होता हूं। याद रखिएगा कि पूरा कॉलेज क्लासरूम नहीं होता। क्लासरूम कॉलेज का वो हिस्सा होता है जहां पे क्लास वर्क होता है। इसी तरह याद रखिएगा ये पूरा आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है। आईसी का वो हिस्सा कि जिसका ताल्लुक एम्पलीफिकेशन के साथ होता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। यही वजह है कि ये किसकी एक्चुअल डायग्राम है? आईसी की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द आईसी। यहां पे देखें लिखा भी हुआ है एन एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप एंड एनक्लोज इन अ कैप्सूल। इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एक्चुअली इज द पार्ट ऑफ आईसी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक्चुअल डायग्राम की बजाय सिंबॉलिक डायग्राम पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ये आपके सामने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सिंबॉलिक डायग्राम बनी हुई है। वो जो पीछे मैंने आपके साथ शेयर की थी वो आईसी की एक्चुअल डायग्राम थी। उस आईसी का एक मखसूस हिस्सा क्या कहलाता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसका काम सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सिंबॉलिक डायग्राम है। इस सिंबॉलिक डायग्राम में जो सबसे अहम पिन्स हैं जो हमारा काम यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सामने रखते हुए परफॉर्म कर रही हैं वो 3 है। इन्वर्टिंग पिन, पिन नंबर 2, नॉन इन्वर्टिंग पिन, पिन नंबर 3 और आउटपुट पिन नंबर 6। जाहिर सी बात है किसी भी मशीन लाइक आईसी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए आपको पावर वोल्टेजेस तो चाहिए। तो माइनस VCC और प्लस VCC वो वोल्टेजेस हैं जो इस मशीन को जाहिर सी बात है क्या करेंगे? ऑन करेंगे। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप अपना कोई इनपुट सिग्नल किस पे देते हैं? इन्वर्टिंग पिन पे देते हैं तो आपको आउटपुट पे इस तरह से मिलेगा। क्या दिखाई दे रहा है? एम्पलीफाई भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ 180 डिग्री की चेंज भी आ गई है। अगर आप अपना यही सिग्नल किस पे देते हैं? नॉन इन्वर्टिंग पिन पे देते हैं तो वो आपको सिर्फ
एम्पलीफायर मिलेगा, उसमें किसी किस्म की कोई फेज इन्वर्जन नहीं आएगी। रिमेंबर, ये तमाम आउटपुट्स आपको किसके क्रॉस मिलेंगी? पिन नंबर 6 के क्रॉस मिलेंगी। जबकि इनपुट्स मैं पहले बता चुका हूं, इन्वर्टिंग के लिए पिन नंबर 2 पे दी जाती है और नॉन इन्वर्टिंग के लिए पिन नंबर 3 पे दी जाती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं या प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, लेकिन यहां पे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, वो 3 हैं और वो तीनों यहां पे डिस्कस की हुई हैं। नंबर 1, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान एक इंतहाई क्या लगी होती है? हाई रेजिस्टेंस लगी होती है। कितनी हाई होती है? कितनी इसकी वैल्यू होती है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स। दूसरी प्रॉपर्टी, लो आउटपुट रेजिस्टेंस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एक इंतहाई छोटी रेजिस्टेंस लगी होती है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स। और इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज हाई ओपन लूप गेन। याद रखिएगा, ओपन लूप गेन इस बात पर डिपेंड करती है कि मशीन के अंदर क्या लगा हुआ है। क्लोज लूप गेन इस बात पर डिपेंड करती है कि मशीन के बाहर क्या लगा हुआ है। ओपन लूप गेन मशीन की एबिलिटी होती है, क्लोज लूप गेन मशीन की परफॉर्मेंस होती है। मसलन ओपन लूप गेन आपको यह बताती है कि मशीन ये काम कर सकती है, और क्लोज लूप गेन आपको यह बताती है कि मशीन से यह काम लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वही बात जो पहले मैंने की थी कि ओपन लूप गेन किस बात पर डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर का सर्किट किस किस्म का है, और क्लोज लूप गेन किस बात पर डिपेंड करती है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर किस किस्म के सर्किट्स या रेजिस्टेंसेस आपने लगाई हुई हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर डिफरेंसेस ऑफ इनपुट, और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10⁵, और इसकी जो आइडियल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इन्फिनिटी। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आप अपनी इनपुट किसको देंगे? इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे यूज होगा? एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, कि जिसकी वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है? -R2/R1। और जब आप अपना इनपुट टर्मिनल किसको देंगे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे। अपनी इनपुट किसको देंगे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे। तो फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे यूज होगा? एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, के जिसके लिए गेन का फॉर्मूला क्या होगा? 1+R2/R1। और अब जरा ध्यान से कि ये जो गेन है ये क्लोज लूप गेन है, और ये किस बात पर डिपेंड कर रही है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाहर किस किस्म की रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। तो मैं को 2 दफा बोल चुका हूं, चलें एक दफा पे। ओपन लूप गेन किस बात पर डिपेंड करती है? कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर किस किस्म का सर्किट लगा हुआ है, और क्लोज लूप गेन किस बात पर डिपेंड करती है? कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाहर किस किस्म का सर्किट लगा हुआ है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में -n क्या शो कर रहा है? कि सिग्नल इन्वर्ट होने के साथ, एम्पलीफाई होने के साथ साथ 180 डिग्री इन्वर्ट भी होगा। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या शो कर रहा है? कि सिग्नल सिर्फ क्या होगा? एम्पलीफाई होगा, वो इन्वर्ट नहीं होगा। और अब कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो कि पास पेपर्स में डिस्कस हो चुके हुए हैं, उनकी बारी है, ताकि हम अपना लेक्चर पास पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज पे वाइंड अप कर सकें। इस हिस्से में सबसे पहला, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूजली हैव डैश आउटपुट टर्मिनल्स। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल कितने होते हैं? 2, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल कितने होते हैं? 1, जो कि पिन नंबर 6 को शो कर रहा होता है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? अल्फा, यानी 1। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द रेशियो ऑफ द ऑर्डर ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू इट्स ऑर्डर ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस इज। आपने इस एमसीक्यू में क्या फाइंड करना है? आर इन ओवर आर आउट। नो, आर इन क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान में लगी होती है। और आर आउट क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस, जो कि आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान लगी होती है। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स होती है, और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स होती है। ओम्स ओम्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा फैक्टर बचेगा? मेगा का। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंसेस के ऑर्डर्स की रेशियो क्या होती है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली।
नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, फॉर द शोन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच पिन रिप्रेजेंट्स द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नाउ इस एमसीक्यू में अब टेक्निकलिटी क्या है, इस एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्या है, पहले जो कट आपको कहां पे दिखाई दे रहा था लेफ्ट साइड पे, वो अचानक कहां पे आ गया राइट साइड पे। तो अगर आपका कट लेफ्ट साइड पे था तो आपने एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग कहां से शुरू की थी, नीचे से, अगर आपको याद हो। अगर आपका कट कहां पे आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, तो अब आप एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग कौन से शुरू करेंगे, टॉप से शुरू करेंगे। इसका मतलब ये क्या होगी पिन नंबर 1, ये क्या होगी पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ना वो हमसे किसका पूछ रहा है, नॉन इन्वर्टिंग पिन का। तो अभी मैंने आपके साथ पूरी डेटाबेस डिस्कस की है। नॉन इन्वर्टिंग पिन कौन सी होती है, पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 3 आपको कहां पे दिखाई दे रही है, ये, और इस पिन को क्या नाम दिया गया है, डी का। आपके इस एमसीक्यू का आंसर भी डेल्टा होगा और ऑप्शन भी डेल्टा ही होगी। काम को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। पास पेपर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करने का सिलसिला भी हमने जारी रखा हुआ है। नेग्लिजिबल स्मॉल करंट बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान एक बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है, और स्मॉल करंट के फ्लो होने की वजह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक इंतहाई हाई रेजिस्टेंस होती है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। अब इसमें कुछ और बातें भी याद रखिएगा कि अगर मैं V प्लस और V माइनस के दरमियान, यानी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो वो करंट के प्रैक्टिकली जीरो होने की वजह से ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के वोल्टेजेस ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने रूटीन की क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। दिस इज फेमसली नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, जिसमें जब एक जीरो पे होता है तो दूसरा भी वर्चुअली कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है, लाइक जीरो। लेकिन एज फार एज दिस एमसीक्यू इज कंसर्न, हम ऑलरेडी इसका आंसर देख चुके हुए हैं कि माइनस और प्लस यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान एक इंतहाई कम करंट फ्लो करने की वजह एक्चुअली हाई इनपुट रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, in case of half wave rectification the resistance of diode during negative half of AC is। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान जब नेगेटिव हाफ आता है तो डायोड नेगेटिव हाफ ऑफ AC साइकिल आता है, तो डायोड क्या होना शुरू हो जाता है, रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस डायोड की आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, इन केस ऑफ half wave rectification the resistance of diode during negative half of AC of the order of several mega ohms या very high। next MCQ प्लीज देखिएगा, आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ, इट कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग। अब आपने लेक्चर ध्यान से सुना हो, आपने बुक ध्यान से पढ़ी हो, तो लेक्चर में भी डिस्कस हुआ, बुक में भी लिखा हुआ है, तो बाज़ दफा इतने अहम और इतने कीमती नंबर्स फ्री में आ जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है और बुक भी ध्यान से पढ़ी हुई है, तो ये बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लेक्चर में भी डिस्कस हुआ कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर हो उसको हम मॉडिफाई करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में भी आपको कौन सा डीसी मिलता है, फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग। उस पल्सेटिंग डीसी को, उस फ्लक्चुएटिंग डीसी को स्मूथ प्योर डीसी बनाने के लिए, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। याद रखिएगा, प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। प्योर डीसी बनाने के लिए आप फुल वेव रेक्टिफायर के आगे कौन सा सर्किट यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी फिल्टर सर्किट। और आज के लिए लास्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, इस सर्किट आपके सामने बना हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर या फेमसली नोन एज अ bridge rectifier. In this circuit what happens for the positive half cycle of the input? Now इस circuit में positive half cycle of the input के लिए क्या होगा। नाउ जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, रिपीट, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो सोर्स का ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। सोर्स का ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होने का क्या मतलब है, ये भी कहां पे आ गया, हाई पोटेंशियल पे। और सोर्स का नीचे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होने का क्या मतलब है, ये भी कहां पे आ गया, लो पोटेंशियल पे। नाउ प्लीज ध्यान से देखें, इसके हाई होने की वजह से ये डायोड यानी D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस।
और इसके हाई होने की वजह से एक डायोड यानी D4 क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। इसी तरह इसके लो होने की वजह से D2 यानी एक डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, और इसके नेगेटिव यानी लो होने की वजह से D3 क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस। तो कौन से दो डायोड आपको फॉरवर्ड बाइस करते दिखाई दे रहे हैं, D2 एंड D4, और ये डायोड कंडक्ट करके अपने में से क्या फ्लो कराना शुरू कर देंगे, करंट फ्लो कराना शुरू कर देंगे। आपके इस MCQ का आंसर क्या होगा चार्ली, यानी D2 एंड D4 कंडक्ट। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D2 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 एंड D3 कंडक्ट करेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।